हेलो साथियों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल कर्मा एजुकेशनल। दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर के अंतर्गत जो हिंदी का सेकंड पेपर अर्थात 302 है, और उसके अंतर्गत जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है कि भारतेंदु जो हरिश्चंद्र हैं, ठीक है, इनका पूरा नाम अर्थात भारतेंदु युग किसे कहते हैं, और जो है कि भारतेंदु इसका जो है कि मंडल, और साथ ही साथ इसके भारतेंदु युग की क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे कि देखिए, सबसे पहले जब भारतेंदु युग की विशेषता कही जा रही है तो हमें सबसे पहले ये जानना काफ़ी बेहद जो है कि महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु युग किसे कहते हैं, भारतेंदु युग से हम क्या समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हम जो है कि सबसे पहले अभी हम यही देखने वाले हैं कि भारतेंदु युग हम किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे समक्ष आता है कि भारतेंदु जो है युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। अर्थात दोस्तों, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इनका जो युग अर्थात जो इनका समय था, अर्थात युग मतलब एरा इंग्लिश में, और हिंदी में हम इसको युग अर्थात उसका उस समय का समय। ठीक है, तो उस समय जो है इनके समय अर्थात भारतेंदु जी का जो समय था, उस समय जो है कि देखिए उसको आधुनिक हिंदू, जो आज हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य, तो ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार अर्थात जो आज हम पढ़ रहे हैं, तो यूँ कह ले कि हम उनकी देन है, यह हिंदी साहित्य हमारा जो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की देन है। इससे ऐसा हमें जो है कि उसका प्रवेश द्वार है, ये माना जाता है। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था, इनके जन्म के बारे में जो है कि 9 सितंबर 1850 ईस्वी का इनको जन्म हुआ था। सन 1885 ईस्वी में जो है कि इनकी मृत्यु हुई थी। अर्थात ये जो है पूरे 35 ईयर्स जो है कि जीवित रहे, और जो है कि अपने जीवन में काफ़ी जो है कि हिंदी साहित्य में इनको बढ़ावा दिए, और इनकी जो है कि गरिमा को बनाए रखें, बहुत ज़्यादा जो है कि महत्वता दी है। दोस्तों आप देखिए, हम पढ़ सकते हैं कि इस युग के कवियों में नवीन के प्रति, ठीक है, नवीन मतलब नया, तो नया अर्थात कुछ जो है बहुत सारी चीज़ों के नया जो हुआ उस समय, जो है इन्होंने अपने जो है कि हिंदी साहित्य और हिंदी जगत में नए नए कविताओं में नए जो है कि अपने वाक्यांशों में के आधार पर जो है कि इन्होंने बहुत सारे जो है कि प्रकृति में बदलाव लाए। तो उस युग अर्थात उस समय का जो युग था, समय था, उसमें कवियों में नए जो है क्या है, नवीन के प्रति मोह, ठीक है, मोह, साथ ही प्राचीन के प्रति आग्रह भी था। अर्थात देखिए, नवीन के कुछ बहुत सारी चीज़ों को नया करने का मोह, अर्थात कि नया करने का जो है कि एक अंदर से एक जिज्ञासा, ठीक है, और साथ ही साथ प्राचीन के प्रति आग्रह, अर्थात जो है कि एक तरह से प्राचीन को भी रेस्पेक्ट, अर्थात जो आग्रह उसका जो है कि आग्रह करते हुए, ठीक है, जो है कि इन्होंने इस तरह से जो है कि उस समय के कवियों ने महत्व दिया। उसके बाद देखिए, भारतेंदु युग नव जागरण का युग है। अर्थात दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो समय रहा उसे हम नव जागरण का युग कह सकते हैं। अर्थात बहुत सारे प्रकृति में और बहुत सारे चीज़ जो है कि हमारे देश भारत में जो है कि इन्होंने अपने हिंदी साहित्य की जगत के माध्यम से काफ़ी चीज़ें को जो है कि नए चीज़ों को जागरण अर्थात कि जागृत किया, नए चीज़ों में रंग भरे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसके बारे में मैं आपको और जो है कि बताता हूँ कि इसमें नई सामाजिक चेतना उभर कर आई। अर्थात दोस्तों देखिए, समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ होती हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि ठीक इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ। फिर उसके बाद जो है कि कुछ ही समय बाद जो है कि 1857 की क्रांति होती है, जिसे हम अपने स्वतंत्र भारत का पहला जो है कि स्वतंत्र संग्राम, अर्थात संग्राम मतलब लड़ाई, ठीक है, और जो है कि उस समय जो भीषण आक्रमण जो हमारा हुआ 1857 की क्रांति में, हमारे देश के काफ़ी लोगों ने जो है कि महापुरुष लोगों ने साथ जो है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और अंग्रेज़ों से जो है कि काफ़ी उन लोगों का विवाद लड़ाई, ठीक है, ये हुआ। तो उस समय जो है क्या कि इन्होंने अपने हिंदी साहित्य की मदद से काफ़ी चीज़ों में जो है नया सामाजिक चेतना, अर्थात समाज में जो है कि किस तरह की चिंतन शक्ति होनी चाहिए, समाज के लोगों में किस तरह की विवेक और क्षमता होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को जो है इन्होंने बहुत अच्छे से और ढंग से बताया है। और हिंदी साहित्य की मदद से अपने जो है कि आसपास के क्षेत्रों में और आसपास के लोगों में नए जो है कि रंग, नए तरीके, नए जो है कि सामाजिक सोच, नए विकास की चीज़ें को मतलब काफ़ी जो है इन्होंने भरने का प्रयास किया है। उसके बाद देखिए दोस्तों कि भारतेंदु युग में देशभक्ति और राजभक्ति तत्कालीन
राजनीति का अभिन्न अंग थी। अर्थात दोस्तों देखिए, जो उस समय जो राजनीति होता था अर्थात पॉलिटी, तो उस समय जो राजनीति भी अगर होता था तो उसका अभिन्न अंग कौन था? तो देशभक्ति और राजभक्ति। अर्थात दोस्तों अगर कोई देखिए, अगर आपको कहीं राज करना है, अगर कहीं भी आप जैसे राजनीति करते हैं तो उस समय आपको पहले सबसे पहले आपके अंदर क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति होनी चाहिए, देश के लिए प्रेम होना चाहिए, ठीक है। अपने देश के प्रति जो है बहुत सारा जो है कि आपको आत्मसमर्पण होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि राजभक्ति होना चाहिए। अर्थात जो है कि आप अगर कहीं शासन करना चाहते हैं तो जो है कि राजभक्ति अर्थात आपके जो राज्य या क्षेत्र है उसके प्रति आपके दिल में कहीं ना कहीं भक्ति होना चाहिए। उसको जो है आप दिल से माने, उसे जो है कि दिल से चाहें, इस तरह की एक जो है कि अपने आप में एक भावना होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह जो है कि उन्होंने कहा। उसका देखिए, जिसका स्पष्ट प्रभाव इस युग के कवियों में देखा जा सकता है। अर्थात दोस्तों जो उस समय अर्थात उस युग के जो कवि लोग थे, ठीक है, बहुत सारे कवि थे। मैं आपको कुछ देर बाद बताता हूँ कि कौन कौन से कवि थे उस समय के, लेकिन उस समय के जो है प्रभाव इस कवियों में देखा जाता है। अर्थात जो है कि उन कवियों में इस तरह की भावनाएँ कूट कर भरी थी, और जो है कि देशभक्ति की भावना, या कह लें कि नए चीज़ों की जो है कि नए चीज़ों का जागृत करना, सामाजिक चेतना, और जैसे कि राजनीति भी अगर आपको करनी है तो देशभक्ति की भावना, राजभक्ति की भावना, इस तरह की क्या है कि उस समय के कवियों में जो है कि कूट कर भरी थी। उस समय के कवियों में इस तरह की जो है भावनाएं बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया। उसके बाद देखिए हम और जो है कि इनके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, हम देख सकते हैं कि भारतेंदु काल में कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग एवं गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। अर्थात दोस्तों जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उनके काल में क्या है कि कविता जो था, ठीक है, कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा, ठीक है, कविता के क्षेत्र में क्या दोस्तों? तो कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा, और जो है ये गद्य, ठीक है, पद और गद्य होता है दो चीज़। तो इसमें जो है कि दो भाग में गद्य के क्षेत्र में क्या था? खड़ी बोली का यूज होता था। क्या होता था दोस्तों? खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, खड़ी बोली का विकास जो है इस युग की महत्वपूर्ण घटना है। दोस्तों आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि खड़ी बोली का जो है विकास, अर्थात खड़ी बोली का जो विकास हुआ किस युग से हुआ? तो भारतेंदु युग से हुआ। अर्थात भारतेंदु जो हरिश्चंद्र थे इन्हीं के युग से खड़ी बोली का जो है विकास हुआ, और यह जो है उस समय की महत्वपूर्ण घटना थी, ठीक है। आपको ये देखना है। उसका देखिए, इस युग में पत्रकारिता, ठीक है, उपन्यास, हिंदी, ठीक है, उसके बाद नाटक हो गया, ठीक है, हिंदी साहित्य में जो कहानी है, ठीक है, कहानी वगैरह हिंदी साहित्य में। उसके बाद देखिए नाटक, उसके बाद आलोचना, निबंध आदि क्या था कि अनेक गद्य जो है, अनेक गद्य विधाओं, अर्थात अनेक गद्य विधाओं का विकास हुआ। अर्थात दोस्तों उस समय पत्रकारिता, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, निबंध, इस सभी चीज़ों का क्या हो गया? गद्य विधाओं का विकास हुआ, जिसका माध्यम जो है वो खड़ी बोली है। अर्थात दोस्तों उन सभी चीज़ों का जो विकास हुआ उनके माध्यम क्या है? तो खड़ी बोली थी, खड़ी बोली का यूज हुआ। उसका देखिए, इस युग में प्रत्येक लेखक किसी न किसी पत्रिका का संपादक करता था। अर्थात दोस्तों इस युग के जो लेखक थे, लेखक मतलब क्या कि जो है कि वो लिखने में या फिर नए नए कहानियों को रचने में जो है कि उसके बाद अपनी एक हिंदी साहित्य में भूमिका निभाने, वो सब चीज़ों में जो महत्वपूर्ण समर्थन, अर्थात जो है कि कहीं ना कहीं ये जो लेखक लोग थे, लेखक जो थे, उन्होंने संपादन करता था। अर्थात पत्रिका का संपादन, अर्थात जो है कि उसको लिखना, और पत्रिका मतलब आप समझ सकते हैं जो ये लेटर वगैरह होता है, चिट्ठी वगैरह, तो उस समय की जो है इसमें संपादन। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारे पास मोबाइल है, हम कहीं भी जो है कि व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कहीं भी मैसेज कर देते हैं, कहीं भी कॉल हो जाता है, हमारा जो है कि टेक्नोलॉजी इतना विकसित हो गया। लेकिन उस समय की बात है जब 1800 जो है कि इनका देखिए, इनका जन्म तो 1850 में हुआ, लेकिन जब उससे बाद जो है कि 1800 1700 उस समय क्या था कि इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, और लोगों के पास इतना जो है कि इतना सुख सुविधाएं नहीं थी। उस समय लोग जो है कि किसी से मिलना भी रहता था तो सामने जाकर मिलते थे, ना कि कहीं भी आजकल के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है कि आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कहीं मिल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, उस समय हम लोग बात नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ इतना देखना है कि उस समय चिट्ठी, अर्थात जो है कि चिट्ठी से लोग मिला जुला करते थे। अर्थात जो है कि चिट्ठी से कहीं किसी को भेजना है तो भेजा करते थे, किसी से मतलब बातचीत का माध्यम, पूरा कॉन्वर्सेशन का एक सिस्टम ही था जो है कि चिट्ठी के द्वारा होता था, डाक व्यवस्था के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे देखेंगे। और देखिए आप देख सकते हैं कि जो भारतेंदु युग था, ठीक है, इसमें जिन साहित्यिक रूपों और प्रवृत्तियों का बीज बोया गया, ठीक है, बीज बोया गया था, वह द्विवेदी अर्थात द्विवेदी युग में
खूब फला फूला। अर्थात दोस्तों जो भारतेंदु युग में जिन साहित्य के रूपों और उसके प्रवृत्तियों का बीज बोया गया वो जो है द्विवेदी युग में और ठीक उसके बाद जो है द्विवेदी युग में काफ़ी खूब फला फूला। अर्थात जैसे सपोज दैट हम समझ सकते हैं कि अगर आप आज किसी के लिए जो है कि देखिए अगर आप आज किसी के लिए अच्छा करते हैं तो उसको जो जिस व्यक्ति के लिए आप किए हैं उसको कुछ समय बाद उसको जो है इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो उस तरह यहाँ होगा कि इस युग में अगर किसी ने कुछ अच्छा किया, ठीक है, अर्थात प्रवृत्तियों का बीज बोया तो उसका फल किसे मिलता, फल जो है कि अगले युग में मिला। ठीक है, द्विवेदी युग में, क्या द्विवेदी युग में। अब इसको जो हम आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों अब जो हम देखेंगे कि भारतेंदु युगीन की काव्य की विशेषताएं, अर्थात दोस्तों इसकी जो रचना करने की शैली थी या फिर जो है कि इन्होंने क्या क्या जो है विशेषता अर्थात क्वालिटीज़ को कहा, तो उससे हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखिए भारतेंदु युग की विशेषताएं, इस प्रकार क्या क्या विशेषताएं थी तो आपको मैं बता दूँ। देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या दिया इनकी विशेषताओं में प्रमुख कि राष्ट्रीयता की भावना। अर्थात दोस्तों इन्होंने अपने जो काव्य विशेषता उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता की भावना, आप जो है कि जो भी अगर साहित्यिक जो है कि हिंदी साहित्य के लोग हैं या फिर साहित्यकार हैं उनके मन में क्या होना चाहिए, राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए, अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। देखिए उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है कि क्या कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए भारतेंदु युग की कविताओं, ठीक है, अर्थात कवियों, ठीक, भारतेंदु युग के कवियों ने देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस में, अर्थात जो है कि जन लोग अर्थात लोगों में, जनमानस में राष्ट्रीय भावना का ठीक है, बीजारोपण किया। अर्थात दोस्तों इन्होंने जो है क्या किया कि भारतेंदु युग के कवियों ने देश प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम रखना कि ठीक है आप अपने देश के प्रति कैसे प्रेम करेंगे, उनकी उस तरह की भावनाओं को जागृत करना। ठीक है, उस कैसे जागृत होगा कि अपने रचनाओं के माध्यम से जनमन, अर्थात जो है कि अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों के दिल में राष्ट्रीयता की भावना, अर्थात किस तरह से कैसे जो है लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करें उस चीज़ का बीज बोया। उस तरह का जो है इन्होंने कोशिश किया और उस तरह की ही कविताओं को इन्होंने रचा धचा। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम जो है कि इसकी दूसरी विशेषता देखेंगे। दोस्तों इसकी दूसरी जो विशेषता थी वो थी सामाजिक चेतना का विकास। अर्थात दोस्तों समाज में जो है कि किस तरह की चिंतन शक्ति या चिंतन व्यवस्था होनी चाहिए। तो देखिए इन्होंने ये कहते हैं कि भारतेंदु युग, ठीक है, भारतेंदु युग काव्य सामाजिक चेतना का काव्य है। अर्थात जो ये युग था, ये समय था, वो सामाजिक चेतना का काव्य है। अर्थात जो है कि समाज में किस तरह की जो है लोगों के दिल में जो है सामाजिक चेतना, अर्थात किस तरह की चिंतन शक्ति होनी चाहिए, किस तरह की भावनाएं जागृत होनी चाहिए, उस समय का उस तरह का युग है इन्होंने कहे हैं। उसके बाद देखिए इस युग के कवियों ने समाज में जो है व्याप्त अंधविश्वासों एवं सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने हेतु कविताएं लिखी। अर्थात दोस्तों मैं आपको देखिए बता सकता हूँ कि जो ये उस समय के कवि थे इन्होंने क्या किया कि जैसे अंधविश्वास होता है कि हम लोग जैसे देखिए आजकल के समय में क्या देखते हैं कि वो घर के सामने अगर आपके पड़ोसी में कोई है तो हम लोग देखेंगे कि नहीं वो खराब है, उस जो है कि वो भूत प्रेत डायन इस तरह का बहुत सारे जो है कि जादू टोना टोटका ये सब तो हम लोग जो सुनते हैं, तो ये सब क्या है एक तरह की अंधविश्वासों को उस समय जो था उसको दूर करने का कोशिश समाज में सामाजिक जो है कि कुरीतियों को, अर्थात सामाजिक रूढ़िवादियों को, अर्थात जो है कि बहुत पहले के ज़माने के लोग कहा जो कहा करते थे वो कि ऐसा होता है अगर सामने से कोई बिल्ली चल गई तो हम सोचेंगे कि नहीं वो जो है कि हमारा जो है कि आज का दिन पूरा ख़राब हो गया ये हो। तो उस तरह की ये सब क्या है एक सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, रूढ़िवादी हैं। और ये सब चीज़ों को दूर करने हेतु जो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया कि भारतेंदु ने बहुत सारे अपने युग में इस तरह की कविताओं को रचा और इस तरह की रचनाओं को रचा जिसके माध्यम से इन्होंने कहा कि अंधविश्वासों एवं जो है सामाजिक रूढ़ियों को इन कविताओं के माध्यम से मैं दूर करके रहूँगा और इस तरह की कविता मैं दूर करूँगा। इस तरह की इन्होंने अपनी जो है कि हिंदी साहित्य में इस तरह की विशेषताएँ दी हैं। उसके बाद हम तीसरी देखेंगे। देखिए तीसरी जो हमारी विशेषता है वो है हास्य व्यंग। ठीक है, हास्य व्यंग क्या है तो हास्य व्यंग शैली का माध्यम जो है इसको माध्यम बनाकर पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन तथा सामाजिक अंधविश्वासों पर करारे व्यंग प्रहार किए। अर्थात जो है कि अगर हमारे देश के बाहर भी अगर जो है कि कहीं पर अंधविश्वास इस तरह की है तो उसको अपने हिंदी साहित्य की मदद से और इस तरह की अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। हम चौथा देखेंगे कि अब जो है कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कि विशेषता एक है महत्वपूर्ण विशेषता। दोस्तों आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अंग्रेजी शिक्षा का विरोध।
अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र और उसके साथ जो समकालीन उसके कवि लोग थे, उन्होंने कहा कि जो है हम जो है कि अंग्रेज के दी हुई भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा का उसको क्यों महत्व दें। उस समय जो है कि उस समय ये ऐसा सोचा जाता था, ठीक है, कि क्यों महत्व दें। और इन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रीय भाषा अर्थात जो है कि हमारी मातृभाषा मदर टंग जो है हिंदी भाषा है, और इसलिए उन्होंने हिंदी भाषा को जो है व्यंग करते हुए और हिंदी भाषा को सार्थकता के रूप में रख करके कहा कि भारतेंदु युगीन कवियों ने अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति अपना विरोध कविताओं में प्रकट किया। अर्थात दोस्तों कविताओं के सहारे जो है इन्होंने जो है कि कहने का प्रयास किया या फिर जो है कि समाज को बताने का प्रयास किया है कि जो है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार और अंग्रेजी भाषा के जो है विरोध हम कविताओं के माध्यम से करते हैं, चूँकि यह हमारी भाषा नहीं है, हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है, तो ये हो गया। उसको देखिए हम पांचवा देखेंगे। देखिए पांचवी विशेषता जो है वो है विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। अर्थात दोस्तों जो है कि इस काल में, ठीक है, इस काल में जो इस समय में जो है काव्य के विविध रूप दिखाई देते हैं। ठीक है, अर्थात विविध रूप कैसे दिखाई देते हैं, तो जैसे कि ठीक है, मुक्तता काव्य और प्रबंध काव्य, अर्थात मुक्त काव्य और प्रबंध काव्य, इस तरह के जो है क्या, इस तरह के काव्य दिखाई देते हैं। अलग अलग काव्यों के माध्यम से इन्होंने समाज को जागृत करने का कोशिश किया और जो है कि विविध रूप दिखाई देता है। अर्थात इस भारतेंदु युग के समय में काफ़ी जो है समाज में और जो है कि इस काल में विविध रूप जो काव्य अर्थात काव्य के माध्यम से जो इन्होंने सामाजिक चेतना को जो है कि विकास करने का कोशिश किया है, तो उसमें नए नए रूप दिखाई देते हैं। अब देखिए हम छठा देखेंगे। तो छठा हमारे पास है विशेषता, हमारे पास देख सकते हैं दोस्तों, वो है काव्य अनुवाद। ठीक है, काव्यानुवाद जो है कि परंपरा। ठीक है, काव्यानुवाद की परंपरा। देखिए मौलिक लेखन के साथ साथ संस्कृत तथा अंग्रेजी से काव्यानुवाद भी हुआ है। अर्थात दोस्तों जो मौलिक लेखन है उसके साथ साथ जो लिखने को वो तो कला थी ही, उसका संस्कृत तथा अंग्रेजी से काव्यानुवाद भी हुआ है। अर्थात इससे जो है कि इससे भी अनुवाद हुआ, लेकिन हमारे मूल क्या है, तो हिंदी साहित्य के सहारे से हिंदी भाषा थी। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए हम इसके बाद जो है कि इसका भारतेंदु मंडल के बारे में थोड़ा सा जो है जानकारी करेंगे। तो देखिए ये रहा हमारा भारतेंदु मंडल। देखिए दोस्तों अब हमारे पास जो आता है वो है भारतेंदु मंडल। ठीक है, भारतेंदु मंडल क्या है हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आप जब देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा आपको कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो उनके जीवन काल में ही है। जो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही कवियों और लेखकों का एक खासा मंडल चारों ओर तैयार हो गया था। अर्थात दोस्तों जब देखिए जैसे इन्होंने हिंदी साहित्य को उजागर करने का, हिंदी साहित्य को इतना जो है कि अपने विचारों से, अपने मतों से और अपने जो है कि शैली से, अपने कविताओं के माध्यम से इतना उजागर करने का कोशिश किया। ठीक है, इतना इन्होंने जो है कि प्रयास किया। उनके प्रयास को देखने के बाद जो नए नए और भी जो कवि जो है कि कवि लोग जो है तैयार हुए, और कवि लोग जिन्होंने साहित्य को महत्व दिया, साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने जो है अपना कदम रखा, तो उसमें जो है कि चारों ओर इनका पूरा जो है पूरा सहयोग कर एक उन लोगों ने क्या किया कि एक मंडल अर्थात एक चारों तरफ से अपना एक आवरण बना लिया साहित्य जगत में, साहित्य जगत को और आगे बढ़ाने का कोशिश करने लगे। तो उस समय जो है सब लोग मिल गए और इस तरह से जो उनका मिल गए और सब लोग के जो है मिलकर जब जो है कि एक सही पहल साहित्य हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जब उठाया गया, तो उस समय क्या हुआ कि इस तरह के आवरण को हम मंडल कह सकते हैं। तो देखिए भारतेंदु के जो जीवन काल अर्थात जीवन काल से ही कवियों और लेखकों का एक खासा मंडल तैयार हो गया। अर्थात दोस्तों जैसे ये जन्म हुआ उस समय से भी जो है एक हिंदी साहित्य के प्रति बहुत सारे कवियों का रुचि था और उन्होंने सभी कवियों ने मिलकर के जो है कि कदम बढ़ाया। अब देखिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास में इसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। देखिए जो इनके जन्म से ही जो है कि बहुत सारे कवियों ने और लेखकों में एक खासा मंडल चारों ओर तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है इसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना गया। बस यही था भारतेंदु मंडल। लेकिन इसके बारे में और क्या जाने, तो देखिए इन सभी अर्थात जो है इन सभी लेखकों ने मिलकर भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में अर्थात जो है कि नेतृत्व में कहने का मतलब इनमें से सबसे जो मुख्य हो गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके नेतृत्व में मतलब अर्थात कि उनके नीचे में रह करके इन्होंने सभी और सारे कवियों ने काम किया। तो किस तरह से कि नेतृत्व में हिंदी गद्य की सभी विधाओं में अपना योगदान दिया।
देखिए दोस्तों, वही बात है कि हिंदी साहित्य में जो उन्होंने सभी लोगों ने मिलकर योगदान दिया, लेकिन किसके नेतृत्व में? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही आज हम हिंदी साहित्य के जनक के नाम से जानते हैं। ठीक है। भारतेंदु की मृत्यु के बाद एक लंबे समय तक साहित्य साधना करते रहे, अर्थात जो है कि भारतेंदु की मृत्यु जब हो गई, ठीक है, उसके बाद भी जो है कि एक बहुत लंबे समय तक साहित्य साधना, बहुत सारे जो कवि हैं इन्होंने साहित्य साधना को करते रहे। और जो है कि आगे अब देखिए जो है कि इसके बाद हम देख सकते हैं कि साहित्यकार अर्थात कौन कौन से जो हिंदी साहित्य के साहित्यकार थे। 2-4 लोगों का नाम देख लीजिए, जो है कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके ये पॉइंट ऑफ एग्जाम्स के व्यू से। ठीक है। देखिए भारतेंदु जो मंडल था, इसके प्रमुख इतिहासकार कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र, ये हो गए हैं एक कवि। देखिए दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, ये हो गए हैं। उसका देखिए बद्रीनाथ नारायण चौधरी उपाध्याय, प्रेमघन, ये जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्होंने भी जो है कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ ही जो है अपना परम योगदान दिया है। उसका देखिए चौथा हम लोग देखेंगे, चौथा है ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह। और देखिए आपके पास और 2 है जो है कि आती हैं, तो ये चीज़ को भी आप देख लीजिए। और 2 क्या क्या हैं? तो अंबिका दत्त व्यास, ये हो गया। और उसके आपका लास्ट हो गया वो था राधाचरण गोस्वामी। तो दोस्तों यही जो है कुछ हिंदी साहित्यकार के कवि लोग थे जिन्होंने भारतेंदु युग के साथ साथ इनका भी जो है परम योगदान रहा हिंदी साहित्य में। तो दोस्तों आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, और फिर हम मिलते हैं जो है कि नेक्स्ट हिंदी साहित्य के काव्य में एक अलग से जो है कि पॉइंट को लेकर के। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर टेक केयर, बाय बाय।